नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी जनवरी के दूसरे सप्ताह में खोली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समर्पित गैलरी के ठीक बाद मोदी गैलरी होगी, जो पिछले 9 वर्षों में उनकी प्रमुख उपलब्धियों को दिखाएगी। इसी के संस्कृति वाले हिस्से में राम मंदिर का निर्माण और अन्य मंदिरों का कायाकल्प होगा। इसके अलावा पीएम का साइंस और टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना जैसे समेत बाकी चीजों पर उनका फोकस बताया जाएगा। गैलरी के विभिन्न सेक्शंस में से एक है बाल्यकाल से शासन तक, जो मोदी के प्रारंभिक जीवन को समर्पित है, जो वडनगर में उनके बचपन के वर्षों के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी दिखाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग कभी अयोध्या का नाम लेने में हिचकिचाते थे, वो उनके सुर बदल गए। योगी आदित्यनाथ ने ये बातें वृंदावन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कही। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने में बचते थे, वो अब कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा था कि अगर 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम खुद धरती पर आ गए तो वो पीएम मोदी से सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि युवाओं का रोजगार कहाँ है, देश में इतनी महंगाई क्यों है। ईवीएम पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग के जवाब से विशेष चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के मेंबर्स से बैठक की मांग की है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण को सामान्य कहा और कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद इंडिया के दलों के डेलीगेशन को कोई सुनवाई या बैठक नहीं दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, वीवीपैट पर्चियों के उपयोग पर 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ एक बैठक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ रहा। रमेश ने लिखा, 20 दिसंबर 2023 को हमने पिछले दिन आयोजित इंडिया दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ईसीआई के साथ मिलने के समय देने का अनुरोध किया था। हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तमिलनाडु में हैं। इस दौरान उन्होंने तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। पीएम इसके अलावा रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे। तमिलनाडु के बाद वो दोपहर में ही लक्षद्वीप के लिए निकल जाएंगे। यहाँ भी वो 1,150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 जनवरी को वो लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केरल के लिए निकल जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। बिहार में बीजेपी आज यानी 2 जनवरी से लव कुश यात्रा निकाल रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर लव कुश रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ बिहार के सभी जिलों में घूमेगी और इस यात्रा का समापन 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। इस यात्रा के जरिए पार्टी बिहार में घर घर तक राम मंदिर के लिए आमंत्रित करेगी। इस यात्रा को लव कुश यात्रा नाम देने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। टीएमसी के अंदर पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के युवा साथियों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के अंदर रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता कह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक को लोकसभा लड़कर पार्टी की राष्ट्रीय पहचान मजबूत करनी चाहिए। इसी अंदरूनी कलह की खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी ने सोमवार शाम को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी के 27वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा पदाधिकारियों के बीच
कामकाज को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाने के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता और अभिषेक की बैठक 2 घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस आंतरिक कलह पर तर्ज कस रहे हैं। ममता अनुभवी नेताओं को साथ लेना चाहती हैं, जबकि अभिषेक का तर्क है कि अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अभिषेक के करीबी नेता ने कहा वो पार्टी सुप्रीमो से मिलने गए हैं, हमें बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बीच ये झगड़ा बढ़ गया था। सीनियर नेताओं ने युवा ब्रिगेड के नेता अभिषेक पर तंज करते हुए तीखे जवाब दिए थे। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बन रही है। द गार्जियन में छपे एक कॉलम के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा के लगातार तीसरा कार्यकाल लगभग पक्का दिख रहा है। लेखिका हन्ना एलिस पीटरसन ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव में पार्टी की हालिया जीत, पीएम मोदी की अपार लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ पीएम मोदी के द्वारा हैट्रिक लगाना लगभग अनिवार्य है। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। नागपुर सहित कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। महाराष्ट्र में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। ट्रक चालक हाल ही में संसद से पास किए गए भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को लेकर किए गए प्रावधान से नाराज हैं। भारतीय न्याय संहिता अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लेगा। नए कानून के तहत अगर हिट एंड रन के मामलों में अभियुक्त मौके से भागता है तो उसे उस स्थिति में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ट्रक चालकों का कहना है कि इन प्रावधानों से उन्हें अनुचित उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है। जापान में सोमवार को आए भूकंप के कारण अब तक 30 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने इन मौतों की पुष्टि की है। सोमवार को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी और लोगों से तटीय इलाकों को खाली करने के लिए कहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।